बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आगाज़ करने जा रहे हैं अपने लेक्चर नंबर 8 का, जिसमें हम आपके लिए ला रहे हैं 3 टॉपिक, जिनमें से पहला टॉपिक होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। आगे इसी के रिलेटेड 2 सब टॉपिक हैं, जिनमें से फर्स्ट वन होगा नॉट कन्फर्मेबल और सेकंड वाला होगा कन्फर्मेबल। ये दोनों के दोनों टॉपिक मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड हैं, बल्कि उससे पहले हम इनको डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम अपने लेक्चर के पार्ट 1 की तरफ, जिसमें हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन कन्फर्मेबल है कि नहीं है। क्योंकि जैसे तमाम रियल नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जबकि मैट्रिसेस में ऐसा नहीं होता। मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन से पहले हमने कंफर्म करना होता है कि ये मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन इनकी हो सकती है कि नहीं। तो अब हम सीखेंगे वो मेथड, वो तरीका, जिससे हमें पता चलेगा कि कौन से मैट्रिसेस ऐसे हैं जो मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्मेबल नहीं है। तो देखते हैं हम, जैसे आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है कि 2 मैट्रिसेस A एंड B नॉट कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, के 2 मैट्रिसेस जिसमें एक A होगा और दूसरा B होगा, वो कंफर्मेबल यानी मल्टीप्लिकेशन के काबिल नहीं होंगे। हम उनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकेंगे। कब? आगे देखें जरा। इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स A, देखें हमने ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस पहले सीख लिया है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए जो चीज़ ज़रूरी है आपको पहले से पता होना, वो रोज एंड कॉलम का पता होना ज़रूरी है और ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस का पता होना ज़रूरी है। अगर आपको ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस नहीं आता तो आपको चाहिए कि आप पहले ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस के लिए हमारे गुज़िश्ता जो पहले लेक्चर हैं उनको देखें, जिनमें हमने बड़ी तफसील के साथ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पर बात की है। तो फिर आप इस वीडियो के ऊपर आएंगे तो तब आपको इसकी समझ आएगी। तो बात हो रही थी कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा मैट्रिक्स कंफर्मेबल नहीं है। तो उसमें है जी, आपने ए मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स काउंट करने हैं और फिर आपने बी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज को काउंट करना है। बात याद रखें, जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे ए को बी के साथ, अगर बी को ए के साथ करना होगा तो फिर ये सिनेरियो चेंज हो जाएगा। अभी मैं बात कर रहा हूं कि ए जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगा उसके कॉलम को काउंट करना है और जो सेकंड मैट्रिक्स होगा उसके रो को आपने काउंट करना है। अगर वो सेम होंगे, अगर वो सेम ना हुए तो वो फिर कंफर्मेबल नहीं होंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। अगर ये बात आपको समझ नहीं आ रही तो हम एक एग्जांपल के जरिए इसको और सादा कर देंगे। जैसे हमने ए मैट्रिक्स लिया है और फिर हमने बी मैट्रिक्स लिया है, तो हम क्या करेंगे, हम ए का ऑर्डर लिखेंगे जो कि पहले हम सीख चुके हैं। फिर हम इसी तरह से बी का ऑर्डर लिखेंगे, वो भी हम पहले से सीख चुके हैं। और एक यहाँ पे ट्रिक खेलेंगे। हम क्या करेंगे, जो इंटीरियर वैल्यूज हैं, जैसे कि मैंने सर्कल लगा दिया हुआ है, इसके रेक्टेंगल लगा दिया है, आप भी रेक्टेंगल लगा देंगे। अब देखें वही बात है जो मैं ऊपर कर रहा था। फर्स्ट वाले के कॉलम को मैंने पकड़ा है और सेकंड वाले के रो को मैंने पकड़ा है, और देखें वो दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि
फर्स्ट वाला जो ए है उसके नंबर ऑफ कॉलम 3 हैं और सेकंड वाला जो है उसके नंबर ऑफ रोज 2 हैं, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। देखें कितना सादा सा है। अगर किसी को वो स्टेटमेंट याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऑर्डर लिखें दोनों के, पहले वाले का पहला ऑर्डर लिखें, दूसरे वाले का बाद में ऑर्डर लिखें और इसी तरह एक रेक्टेंगल लगा दें और फिर देखें कि जिसके ऊपर आपने रेक्टेंगल लगाई है क्या वो इक्वल हैं कि नहीं। इक्वल नहीं है जैसा कि हमारी एग्जाम्पल में है, तो इससे क्या हुआ कि मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्मेबल नहीं है, यानी ए और बी की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। अब हम सेकंड अपने पार्ट की तरफ चलते हैं जिसमें हम देखेंगे कि कैसे कंफर्म होता है कि कौन से दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्मेबल हैं। मेथड सेम वही है, यानी जिन दो मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, ये देखें करना चाहते और करना में फर्क है। जब तक कंफर्मेबल नहीं होंगे, कंफर्म नहीं होएगा, तब तक हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो हमने बिल्कुल उसी तरह से दो मैट्रिसेस लिए हैं ए एंड बी, तो हम क्या करेंगे, अब आपको भी याद हो गया होगा कि पहले मैट्रिक्स के हम नंबर ऑफ कॉलम्स को काउंट करेंगे और सेकंड वाले के नंबर ऑफ रोज को काउंट करेंगे। अगर दोनों इक्वल हुए तो फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस पॉसिबल होगा, अगर नहीं तो जैसा पहले बताया गया है कि फिर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो सेम एक एग्जांपल देखते हैं। हमने ए मैट्रिक्स लिया है, फिर हमने बी मैट्रिक्स लिया है, तो हम क्या करेंगे जी, ए का ऑर्डर लेंगे, फिर हम बी का ऑर्डर लेंगे और उसी तरह सेंटर में रेक्टेंगल डालेंगे। अब देखें आपकी स्क्रीन पे है, बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में आपको नजर आ रहा है कि दोनों इक्वल हो गए हैं, यानी पहले के कॉलम, मैं बार बार कह रहा हूं, दूसरे की रो, पहले के कॉलम दूसरे की रो इक्वल हो गए। तो इसलिए ये दो मैट्रिसेस एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्मेबल हैं। मैं यहाँ प्लस वाला भी और सब्सट्रैक्शन वाला भी जरा रिपीट कर दूं। उसमें क्या होता है, उसमें ऑर्डर सेम होता है, पूरे का पूरा ऑर्डर सेम होता है, लेकिन यहाँ पे आपने बात याद रखनी है मल्टीप्लिकेशन में कि फर्स्ट वाले के कॉलम सेकंड वाले का रो याद नहीं रहता। तो जैसे मैंने यहाँ पे किया है, पहले का ऑर्डर लिखो, फिर दूसरे का ऑर्डर लिखो और रेक्टेंगल लगाओ। अगर रेक्टेंगल वाले नंबर्स इक्वल हैं तो फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्मेबल है, अगर नहीं है तो फिर नॉट कंफर्मेबल है। मल्टीप्लिकेशन के लिए मैट्रिसेस का कंफर्मेबल होना जरूरी है। तो चलते हैं हम अपने आज के लेक्चर के पार्ट 3 की तरफ, जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस सीखेंगे। हमने एक मैट्रिक्स लिया है, फिर हमने सेकंड वाला मैट्रिक्स लिया है, तो हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने दोनों का ऑर्डर लेना है। दोनों का ऑर्डर लिया, रेक्टेंगल लगाई, तो ये क्या हो गया जी, कंफर्मेबल हो गए हैं दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो अब एक सवाल है, ये एक टिप है आपके लिए, बड़ी ज़बरदस्त टिप है, होपफुली आपको ये इससे पहले नहीं पता होगी। अच्छा, जो हमारा अब आंसर आएगा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, तो ये है टिप, जिससे आप बड़े कंफर्टेबल हो जाएंगे कि आपको पहले से ही पता होगा कि मल्टीप्लिकेशन के बाद जो मैट्रिक्स आपके पास आने वाला है उसका ऑर्डर क्या होगा।
तो आप ज़रा ऑर्डर पे गौर करें। अगर थोड़ा सा भी बंदा सेंसेबल है, उसको थोड़ी सी चीज़ों का क्रिएटिव है थोड़ा सा, तो वो देखेगा कि यार ये सर ने ये तो दरमियान वालों का तो बता दिया क्या काम है, तो ये जो साइडों पे बचे हुए हैं ये इनका क्या काम है। तो ये है वो ट्रिक। जो दरमियान में आ जाते हैं, जो इंटीरियर होते हैं, वो आपको बताते हैं कि मल्टीप्लिकेशन होनी है कि नहीं। और साइडों वाले जो एक्सटीरियर हैं, एक्सटीरियर में क्या है, 3/3 है रेड कलर में और ग्रीन कलर में। तो जनाब ये होगा आपके मल्टीप्लिकेशन के आंसर का ऑर्डर। अब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं और आप देखेंगे कि आपका जो आंसर होगा वो 3/3 ही होगा। अब आपने पूरा फोकस रखना है कि मल्टीप्लिकेशन होती कैसे है। मैं रिपीट करूंगा 1-2 दफ़ा और फिर उसके बाद हम इसको परफॉर्म करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, फर्स्ट रो, फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो 1/1, यानी पहले वो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर वो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर वो थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। इसी तरह से सेकंड जो आपकी रो है वो भी 1/1 तीनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होगी, और इसी तरह थर्ड रो भी तीनों कॉलम्स के साथ 1/1 मल्टीप्लाई होगी। एक और बात यहाँ पे याद रखनी है कि जब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी तो वो ऐड होके एक वैल्यू जनरेट करेगी। मैं दोबारा से कह रहा हूँ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी और एक वैल्यू जनरेट करेगी, और इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी और सेकंड सिंगल वैल्यू जनरेट करेगी, और इसी तरह फर्स्ट रो थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी और थर्ड सिंगल वैल्यू जनरेट करेगी। और ये सारे की सारी हम वैल्यूज जो हैं वो रो की फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि रो के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम रो के साथ फॉर्म में लिखेंगे। सेकंड रो में लिखे जाएंगे, थर्ड रो में लिखे जाएंगे। अब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ। ये देखें, फर्स्ट रो का फर्स्ट वैल्यू 1 है और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम फर्स्ट का फर्स्ट जो एलिमेंट है वो है 3, तो 1/3 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 0 कंप्लीट हो गई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, अब आप खुद इसको करें 1 2 और -1 एंड 1। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसी तरह से हम सेकंड रो को शुरू कर रहे हैं फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकंड कॉलम के साथ एंड थर्ड कॉलम के साथ। इसी तरह से थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के साथ और थर्ड रो सेकंड कॉलम के साथ, थर्ड रो थर्ड कॉलम के साथ। अब अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो देखें फर्स्ट रो की सारी एंट्रीज फर्स्ट रो में लिखी गई हैं, बात समझ आई है आपको, और सेकंड रो की सारी एंट्रीज सेकंड रो में लिखी गई हैं, और इसी तरह से थर्ड रो की सारी एंट्रीज थर्ड रो में लिखी गई हैं। मैंने कलर भी इसीलिए चेंज किया था कि ताकि ये जो सीक्वेंस डेवलप हुआ है आपकी समझ में आ जाए। अब देखिए, जो फर्स्ट कॉलम है उसकी सारी एंट्रीज कॉलम्स की फॉर्म में है, और इसी तरह सेकंड कॉलम की सारी एंट्री सेकंड कॉलम में आई हुई है, और इसी तरह से थर्ड की थर्ड में। ये देखें सीक्वेंस कैसा है, जिससे आप अपनी जो अगर गलती है मल्टीप्लिकेशन में उसको बड़ी आसानी के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं।
3 का फर्स्ट कॉलम बन गया, 0 का सेकंड हो गया, 2 है, फिर 1 है, फिर 1 है, फिर -1 है। होपफुली ये भी ट्रिक आपकी समझ में आया होगा और आप इसको इन फ्यूचर यूटिलाइज भी करेंगे अपने मिस्टेक को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो अब हम सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है, 3 को किया है 1 के साथ और -1 को 0 के साथ। ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, आप करते जाएं, वेरीफाई भी करते जाएं। माइनस माइनस प्लस, सेकेंड रो में आ जाएं और ये थर्ड भी एलिमेंट हो गया क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। थर्ड रो पे आ जाएं, -6 एंड 0, -4 एंड 3, -2 एंड -3। अब सिंपल प्लस एंड माइनस है, ये आप करेंगे तो इस तरह से बड़े सादा और आसान तरीके से मल्टीप्लिकेशन हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इस कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा बेहतर डेवलप करने के लिए हम एक और एग्जांपल देख रहे हैं। ये एक्सरसाइज है 1.4 ग्रेड 9 का मैथ है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का, क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। करना क्या हमने सबसे पहले दोनों का ऑर्डर लेना है और फिर क्या करना है जी, रेक्टेंगल डालनी है। कंफर्मेबल हो गया जी, हो गया जी कंफर्मेबल। और इसके आंसर का ऑर्डर क्या होगा अब आपको पता चल गया होगा, 2/2। तो शुरू करते हैं हम मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अभी भी देख लें, रोज सारी कलर चेंज है, ब्लैक, कॉलम सारे कॉलम की फॉर्म में आए हुए हैं। अब हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई, सेकंड रो की मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई एंड इस तरह से हमारा ये मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट है। अब हम प्लस एंड माइनस की को सॉल्व करेंगे। हमने प्लस किया, 7 हो गया, पहली दो वैल्यूज को, 10 हो गया, 19 हो गया, 28 हो गया। मैं पहले भी आपसे कहा था कि एक वन टाइम वन प्रोसेस करें ताकि गलती का चांस बिल्कुल खत्म हो जाए। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन कम से कम आपका क्वेश्चन एक्यूरेट होता है। तो इस तरह से हमने सिर्फ एक स्टेप को इंक्रीज करके तो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम इसी एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन है, बल्कि क्वेश्चन नंबर भी यही है, पार्ट उसका डी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन जिसको मेथड आता है ना उसको वैल्यूज चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बच्चों में थोड़ी सी ये होता है कि अब फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गए हैं तो अब पता नहीं क्या होगा। भाई करना तो आपने मल्टीप्लाई है, चाहे होल नंबर हो चाहे वो फ्रैक्शन में हो, तो आपका काम तो रूल को फॉलो करना होता है। तो इसलिए इन चीज़ों से ना घबराएं, जस्ट रूल को फॉलो करें। देखिए हमने ऑर्डर लेना है, पहले का ऑर्डर लेंगे, सेकंड का ऑर्डर लेंगे, रेक्टेंगल लगाएंगे, लगा दी, कंफर्मेबल हो गए। और हमें इसका भी पता है कि इस वाले का आंसर का ऑर्डर क्या होना है, 2/2 ही होना है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, सेकंड रो को फर्स्ट रो को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई। भाई आप मल्टीप्लाई लिखें तो सही, चाहे होल है कुछ भी है, आपको तो होल की मल्टीप्लिकेशन भी आती है और फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन भी आती है, तो क्या मसला है इसमें। तो अब हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ और फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ। 8 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 16 और 5 को -4 के साथ किया तो -20। अब यहाँ पे देखें 8 2 के साथ डिवाइड होगा क्योंकि
जो इनके न्यूमिनेटर होते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, और क्रॉस में ये कटिंग होती है। इसलिए 2 8 के साथ कट हुआ तो हमारे पास आ गया 4 आंसर, और 4 जब -5 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास आ गया -20, और 5/4 वो ऑलरेडी 20 होता है। इसी तरह से सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट हमने मल्टीप्लाई किया है तो 12 एंड -16। अब देखें उधर 8 था तो 4 हो गया, यहाँ पे 6 है तो 3 हो जाएगा, और 3 -5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -15 हो जाएगा, और +16। अब सिंपल है, जिधर एडिशन होता है वहां पे ऐड करो, जहाँ पे सब्सट्रैक्शन होती है वहां पे सब्सट्रैक्ट करो, और साइन बड़ी वैल्यू का लगाओ। तो इस तरह से हमारी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई है। होपफुली आपको ये मेथड मल्टीप्लिकेशन का बड़े अच्छे तरीके से समझ आया होगा जी। थैंक यू।